ये वीडियो देखिए। ये वीडियो रशिया यूक्रेन के वॉर से लगभग 4 महीने पहले का है। Will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign? इसमें जर्नलिस्ट पुतिन से सवाल करती है कि क्या वो अपने आने वाले समय में किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज न करने की गारंटी दे सकते हैं। इसके जवाब में पुतिन ने कहा कि आप क्या करेंगे अगर मैं कल की डेट में अमेरिकन बॉर्डर्स पर यानी कनाडा और मेक्सिको में अपने मिलिट्री बेसिस स्टैब्लिश कर दूं, वहां पर अपनी मिसाइल डिप्लॉय कर दूं। यकीनन आप गुस्सा होंगे और रिटेलिएट करेंगे। लेकिन जब अमेरिका रशिया के बॉर्डर्स पर मिसाइल डिप्लॉय करता है, रशिया के चारों ओर अपने मिलिट्री बेसिस को स्टैब्लिश करता है, तब आप मुझसे ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि मैं हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठा रहूं। दोस्तों, यहाँ पर पुतिन का स्टेटमेंट अपने आप में 100% सही है, क्योंकि अमेरिका जो आज रशिया की किसी भी प्रतिक्रिया पर भड़क उठता है, अगर रशिया अपने आसपास के नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध रखता है, अक्रॉस द ग्लोब देशों से मिलिट्री डील करता है, तो अमेरिका उसे एक थ्रेट की तरह कंसीडर करता है। जबकि आज अमेरिका के खुद 70 से ज्यादा देशों में दुनिया के लगभग हर रीजन में तकरीबन 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं। असलियत यह है कि अमेरिका आज इन्हीं मिलिट्री बेसेस की वजह से दुनिया भर की हार्मनी को खराब करने में और अपने वेपन इंडस्ट्री से वेपन सप्लाई कर प्रॉफिट बनाने का काम करता आया है, जिससे दूसरे देशों में न सिर्फ रीजनल, कल्चरल और इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं, बल्कि उसी के साथ एनवायरमेंटल इम्बैलेंस और कार्बन एमिशन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं सुदर्शन गुर्जर आपको समझाऊंगा कि कैसे अमेरिका ने दुनिया को अपने मिलिट्री बेसिस के ट्रैप में फंसा रखा है, कैसे अमेरिका इन बेसिस के थ्रू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही इस पूरे मैटर में हमारा भारत कहां स्टैंड करता है ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो रियल जियोपॉलिटिक्स को समझना पसंद करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिकन ओवरसीज मिलिट्री बेसिस की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 से मानी जाती है, जब अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक डील साइन की। इस डील में अमेरिका ने यूके को 50 वर्ल्ड वॉर 1 के नवल बेसिस प्रोवाइड करवाए, जिसे डिस्ट्रॉयर्स के नाम से भी जाना जाता था। उसके बदले में ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी कॉलोनियल टेरिटरी में 8 प्री एग्जिस्टिंग मिलिट्री बेसिस को 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया, वो भी बिना किसी रेंट के, जिसमें एंटीगुआ, ब्रिटिश गुयाना, जमाइका, सेंट लूसिया, बर्मुडा, न्यू फाउंडलैंड और त्रिनाद के नवल एयर स्टेशन और सी प्लेन बेस शामिल थे। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में अमेरिका इस युद्ध में एक न्यूट्रल पोजीशन पर था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 में जापानी सेना द्वारा अमेरिका के नवल बेस पर्ल हार्बर पर किए गए सरप्राइज हवाई हमले ने अमेरिका को इस युद्ध में धकेल दिया और यहाँ से अमेरिका को ओवरसीज मिलिट्री बेसिस का इंपॉर्टेंस समझ आया, क्योंकि यहाँ उसे वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस को बहुत सपोर्ट मिला। इसलिए 1945 तक अमेरिका ने हर महीने करीब 112 फॉरेन मिलिट्री बेसिस बनाए और सिर्फ 5 सालों के अंदर उसने दुनिया में मिलिट्री बेसिस का अंबार खड़ा कर दिया। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अमेरिका की सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दुनिया से जड़ से मिटाने के लिए अमेरिका ने हर देश में अपनी इंटरवेंशन पॉलिसी को अंजाम दिया। जहां पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, पर उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अमेरिका ने अगेन उन सभी देशों में अपने मिलिट्री बेस बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से कोल्ड वॉर के एंड तक यानी 1990 तक दुनिया भर के 40 देशों में अमेरिका के 1600 मिलिट्री बेस बन चुके थे, जो आज घटकर आधे जरूर हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ होस्टिंग कंट्रीज डबल हो गई हैं। यानी अमेरिका की रीच बढ़ गई है, भले ही उसके मिलिट्री बेसिस की संख्या कम हुई। लेकिन कहा जाता है कि पावर कम्स एट कॉस्ट, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने इन मिलिट्री बेसिस को चलाने के लिए हर साल करीब 8 लाख करोड़ का बजट खर्च करना पड़ता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को इन बेसिस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? आज तो वर्ल्ड वॉर भी नहीं हो रहा है और कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुका है, फिर क्यों आज भी अमेरिका को इन मिलिट्री बेसिस की नीड है? आइए इसे कुछ मेजर रीजन्स में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रीजन है मिडिल ईस्ट, जहां पर क्रूड ऑयल की खोज के बाद से ही वेस्टर्न तख्तों ने इन संसाधनों पर अपने आधिपत्य को लेकर मिडिल ईस्टर्न देशों से ट्रीटी करनी शुरू कर दी थी। इन देशों में सबसे आगे था अमेरिका, जिसने सऊदी अरब से वहां के क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन और उसकी सिक्योरिटी के अधिकार ले लिए थे, क्योंकि उस टाइम तक सऊदी के साथ बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने और रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए अचानक से आए इतने पैसों के लालच में उन्होंने अंधे होकर एक के बाद एक अपने ऑयल रिजर्व्स को फॉरेन कंट्रोल में दे दिया। इसका ही परिणाम था कि सऊदी के दहरन में अमेरिका ने अपना पहला मिलिट्री एयरबेस इंस्टॉल किया, जो आज सऊदी के मेजर यूएस एयरफोर्स इंस्टॉलेशन है, जिसे किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से पहली बार अमेरिका के ओवरसीज मिलिट्री बेसेस में से एक बेस मिडिल ईस्ट भी बना।
इसके बाद तो इस पूरे रीजन में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए, ऑयल से प्रॉफिट कमाने के लिए अमेरिका ने कई मिलिट्री बेसेस बनाए और खुद की रेलेवेंसी बनाए रखने के लिए पूरे अरब वर्ल्ड को युद्ध की आग में झोंक दिया। वो चाहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो, इराक ईरान वॉर हो या फिर गल्फ वॉर। आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में है, जिसे अल उदैद एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है, जहां 10,000 से भी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। सीरिया के ओमार ऑयल फील्ड और अल शदादी में अमेरिका के 900 ट्रूप्स के लिए मिलिट्री बेसेस बने हुए हैं। इराक में यूनियन 3 और एन अल असद एयर बेस में अमेरिका के 2500 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल अमेरिकन मिलिट्री बेसेस में रहते हैं। इस तरह से ऑयल सिक्योरिटी के नाम पर मिलिट्री प्रेजेंस को इंश्योर करने के बाद अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। जिस आग में मिडिल ईस्ट कब तक जलेगा ये किसी को नहीं पता। मिडिल ईस्ट के बाद अगर दूसरे रीजन की बात करें तो वो है यूरोप। दोस्तों, यूरोप अमेरिकन बेसिस का सबसे बड़ा इलाका है। अगर हम रीसेंट एग्जांपल से शुरू करें तो रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही अमेरिका ने ईस्टर्न यूरोप में अपने हजारों ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए और वहां पर नए मिलिट्री बेसिस बनाने शुरू कर दिए। इसके लिए अमेरिका का लॉजिक ये था कि वो नाटो का मेंबर है और ईस्ट यूरोप में रशिया के इन्वेजन के खतरे को देखते हुए वो ऐसा कर रहा है। ऐसे में जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो उनकी मिलिट्री वापस चली जाएगी। यहाँ सबसे पहला मैं सवाल आप लोगों से करता हूँ, आप खुद अपने लॉजिक से बताइएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के समय अगर अमेरिका रशियन बॉर्डर पर अपनी सेना लेकर खड़ा हो जाएगा तो उससे क्या वॉर शांत हो जाएगा या फिर और ज्यादा दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ेगी? इसका जवाब आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो जैसी हिस्ट्री अमेरिका और रशिया के बीच रही है उससे टेंशन ही बढ़ेगी। आप बंदूक की नोक पर कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपसे फिर दूसरा सवाल करता हूँ कि आखिर क्या यहाँ अमेरिका सच बोल रहा है? क्या सच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद ये यहाँ से अपनी मिलिट्री बेसिस को हटा लेगा? आई नो आप में से काफी लोग अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि बिल्कुल सर हटा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ आप फिर गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर हटा लेगा तो अब तक उसने वर्ल्ड वॉर 2 के मिलिट्री बेसिस यूरोप से क्यों नहीं हटाए? क्यों आज भी जर्मनी में 80 साल पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के समय के 119 से ज्यादा अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी में से एक बेस रामस्टीन एयरबेस जो इतना बड़ा है कि उसे लिटिल अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि रामस्टीन में अमेरिकन स्कूल, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बहुत से अमेरिकन प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे बेसिस लार्ज अमेरिकन बेसिस में गिने जाते हैं। आज दुनिया भर में 400 लार्ज अमेरिकन बेसेस हैं और बाकी स्मॉल बेसेस हैं। जर्मनी के साथ ही इटली में भी करीब 13,000 यूएस ट्रूप्स और यूके में 10,000 के करीब यूएस पर्सनल की मौजूदगी है। यूके में रैफ लेकनहेथ और रैफ मिल्डन हॉल अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो भाई, मिडिल ईस्ट में तो ऑयल की वजह से अमेरिका बेसेस वहाँ पर हैं, बट यूरोप में ऐसा क्या रखा है जिसकी वजह से अमेरिका को आज भी वहां पर अपने बेसेस रखने पड़ रहे हैं? इसके 2 आंसर हैं। पहला है रेलेवेंसी और दूसरा है रशिया। रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अमेरिका क्लास के उस स्टूडेंट की तरह है जो हमेशा रेलेवेंट बने रहने के लिए, सबका अटेंशन हासिल करने के लिए क्लास में मॉनिटर बनने की कोशिश करता रहता है। अमेरिका जो ज्योग्राफिकली यूरोप से काफी दूर है, वो अपनी रेलेवेंसी यूरोप में बनाए रखने के लिए यहाँ पर अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करके रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अमेरिका के 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स यूरोप में तैनात हैं, जो किसी भी थ्रेट को काउंटर करने से ज्यादा अमेरिका को यूरोप में रिलेवेंट बनाने के लिए इस्तेमाल आते हैं। इसके अलावा इन मिलिट्री बेसिस के यूरोप में होने के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से यहाँ अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रखना चाहता है। वो यूरोप को रशियन इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं देख सकता। इसीलिए ही अमेरिका ने भारी मात्रा में अपने बेसिस को यूरोप में एस्टेब्लिश कर रखा है। अब एशिया की बात करें तो जो डर अमेरिका को यूरोप में रशिया से है, वही कहीं ना कहीं यही डर उसे एशिया में चाइना से है। क्योंकि चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एशियन रीजन में अपनी नेवी और दूसरे देशों पर अपने बेसिस को बिल्ड करने का काम शुरू कर रखा है। इसीलिए अमेरिका को इस बात का डर है कि कहीं इस रीजन में चाइना के हाथों अपना कंट्रोल न खो दे। इसलिए अमेरिका ने चाइना को उसके पड़ोसी देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बनाकर उसको घेरना शुरू कर दिया है। फिलीपींस के टोटल 9 लोकेशंस आज यूएस आर्मी के कंट्रोल में हैं। इसके साथ ही जापान और कोरिया जैसे देशों में तो सालों से अमेरिकन मिलिट्री अपने बेसिस बनाकर बैठी है। सिर्फ जापान की बात करें तो वहां पर अमेरिका की 55,000 ट्रूप्स 50 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस पर तैनात हैं। जापान में ये अमेरिकन बेसिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को सरेंडर करने के बाद अमेरिका ने उसे डीमिलिटराइज कर दिया, जिसके बदले उनसे जापान की एक्सटर्नल सिक्योरिटी अपने हाथों में ले ली। लेकिन आज भी जापान में इतने बड़े लेवल्स पर अमेरिकन बेसेस और ट्रूप्स की मौजूदगी इसके रेलेवेंसी पर सवाल खड़ा करती है।
हालांकि आज जियोपॉलिटिक्स के पैमाने बदल गए हैं। अब जापान अमेरिका दोस्त हैं और चाइना उनका कॉमन एनिमी। लेकिन अमेरिका के ये मिलिट्री बेसिस साउथ चाइना सी रीजन में टसल का कारण बनते हैं। जापान में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेसिस की बात करें तो वो कडेना एयरबेस है जो ओकिनावा में इंस्टॉल्ड है। साथ ही जापान के योकोसुका, अत्सुगी और सेसेबो में अमेरिका के 3 इंपॉर्टेंट नेवल बेस हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया के सियोल से 40 किलोमीटर दूर कैंप हम्फ्रीज में अमेरिका के 3000 एकड़ में फैला मिलिट्री बेस है जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशन्स बढ़ाने का अच्छा काम कर लेता है। अब इन सब के अलावा अमेरिका जो आज इंडिया का दोस्त बनने का दावा करता है, एक समय ऐसा भी था जब इसी अमेरिका ने 1971 के वॉर में पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए और इंडिया को धमकाने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपनी यूएस नेवी की 7th फ्लीट शिप को डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन इसके जवाब में रशिया ने अपने 2 क्रूजर्स और न्यूक्लियर वॉरहेड से लोडेड सबमरीन्स को इंडियन वाटर में भेजकर यूएस नेवी शिप को उल्टे पैर दौड़ा दिया था। आज भी इंडिया से लगभग 1800 माइल दूर इंडियन ओशियन के डियागो गार्सिया आइलैंड में अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद हैं, जो इंडियन ओशियन रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, अमेरिका आमतौर से खुद को क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को लेकर काफी सेंसिटिव पोर्ट्रे करता है, लेकिन उसी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस आज दुनिया के सबसे बड़े क्लाइमेट पोल्यूटर्स बने हुए हैं। 2019 में यूके की लैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह लिखा था कि यूएस मिलिट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइमेट पोल्यूटर्स इन हिस्ट्री, कंज्यूमिंग मोर लिक्विड फ्यूल्स एंड एमिटिंग मोर CO2 देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसी रिपोर्ट में लिखा था कि अगर सिर्फ यूएस मिलिट्री को मिलाकर एक देश बनाया जाए तो वो दुनिया का 47th लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर होगा। यूएस आर्म फोर्सेस ग्लोबली सिर्फ कार्बन एमिशन के लिए नहीं बल्कि एयर क्वालिटी, इकोसिस्टम, लोकल बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आमतौर से जब भी अमेरिका किसी भी देश में मिलिट्री बेस बनाता है तो वहां पर मौजूद पेड़ पौधों या जंगलों को काटकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, जिसका असर बड़ी कंट्रीज पर तो नहीं लेकिन छोटी कंट्रीज पर ज्यादा होता है, जिस वजह से देश के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोकल लोगों को हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका भले ही दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेस यह कहकर बनाता है कि वो हर तरफ डिक्टेटरशिप की जगह डेमोक्रेसी लाना चाहता है, लेकिन असल में अमेरिका ये मिलिट्री बेस सिर्फ और सिर्फ अपने आइसोलेशन को कम करने और पूरी दुनिया में अपने प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए बनाता है, जिससे वो अपने एजेंडा और इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके और कोई भी दूसरा देश ग्लोबल सुपर बनने की होड़ में अमेरिका को टक्कर न दे सके, जिस वजह से वो नए नए कॉन्फ्लिक्ट शुरू भी करवाता है और जिसमें लाखों लोगों की जान भी जाती है, एनवायरनमेंट भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के इस एक्शन को कोई अमेरिकन थ्रेट का नाम नहीं देता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपने इन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करता है या फिर सिर्फ अपने मतलब को सीधा करने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।